नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के यूपी टेट के प्रैक्टिस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर, और प्रश्न को देखने से पहले आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय शब्द में है, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। आप लोग अपने आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे ताकि पता चले कि आप लोग कितने प्रश्नों के आंसर जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है और न ही व्यंजन संधि है, यहाँ पर स्वर संधि है और स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। अब उसमें से आपका ये दीर्घ संधि का उदाहरण है विद्याधन आलय। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय हो जाएगा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, जब दो स्वर आपस में मिलकर यहाँ पर क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और आ मिलके आ हो जाते हैं, ई और ई मिलके दीर्घ ई यानी बड़ी ई में बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पवन। तो पवन शब्द में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कौन सा संधि है। तो ये तो आपका स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में कौन सा संधि है आप लोग बताएंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा पो धन अन बराबर पवन, और ये होगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है पो धन अन बराबर पवन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। ने धन अन बराबर नयन, और आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। नय धन अक बराबर नायक। ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग अयादि संधि लगाएंगे। हिंदी में वचन होते हैं। तो ये प्रश्न जो है देखेंगे, हिंदी में पूछा जाए तो आपके वचन कितने होंगे? 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में पूछा जाएगा तो आप लोग लगाएंगे 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा आगरा का बहुवचन नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। जैसे राम है तो अब राम को रामे थोड़े ना कहेंगे। अगर हम ये कहें कि आज भी राम जैसे लोग पैदा होते हैं, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी राम के जैसे बहुत लोगों की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन के बावजूद कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है या फिर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। और जो आपके विकारी शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि लिंग और वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन होने पर विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वो होते हैं विकारी शब्द। तो सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। त्रिसरा देखेंगे, इसमें सभी गलत है, जो कि ऑप्शन डी सही है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कवयित्री। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं।
जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसका जो है उस शब्द में, तो वो कहलाता है तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। तो जब दोनों शब्द प्रधान होंगे तो यहाँ पर पूछा गया है समास कौन सा होगा। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, तो बीच में देखते हैं योजक चिन्ह रहता है यानी दिन और रात, एक दूसरे के विपरीत। माता पिता, तो माता और पिता, तो ये जो है द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्द से दो प्रश्न पूछा गया, एक तो कवित्री, और कवित्री का सही रूप यानी वही शुद्ध हो गया। और शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा गया उज्ज्वल। उज्ज्वल देखेंगे जो उज्ज्वल है उसमें जो है ज वर्ड 2 बार आधा आया होगा, तो वही हमारा सही आंसर होगा। इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। द्वंद्व समास हमने समझ लिया। द्विगु समास क्या होता है, यह जो है इसमें संख्यावाची होता है। जो प्रथम पद होता है संख्यावाची होता है और अंतिम पद इसमें संज्ञा होता है। देखेंगे जैसे त्रिभुज, तो त्रि देखेंगे ये क्या है, संख्यावाची है, और भुज मतलब होता है भुजा, ये संज्ञा शब्द है, यानी 3 भुजाओं का समाहार। चतुर्वेद यानी चतुर माने 4। अब जो है चतुर्वेद को, अब वेद माने 4 वेदों का समाहार। तो इस प्रकार ये आपका हो गया द्विगु समास। उसके बाद से अगर तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण लिख सकते हैं स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुरुक्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन देखेंगे आरक्त है, विरक्त है, निरक्त है और आसक्त। तो विलोम शब्द से भी बहुत बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो विरक्त का विलोम हो जाएगा, अनुरक्त पूछा गया है, अनुरक्त का विलोम हो जाएगा आपका विरक्त। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये जो आसक्त दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा आपका अनासक। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, यानी सभी तत्सम शब्द पूछे गए हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी के साथ आंसर लगाएंगे, इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। देखिए प्रत्यय सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल गया। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पुजारिन देखेंगे, कठिन, चिन्ह, मीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए पुजारिन।
अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड हिंदी भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, अनावश्यक सामग्री है, साधक है या फिर बाधक है। तो ये जो श्यामपट्ट है यह एक साधक है, साधन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे। सर्वनाम से यह प्रश्न पूछा गया है। तो यदि आप सर्वनाम का प्रकार जानते हैं तो आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका वक्ता, श्रोता व अन्य के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप उसमें आपको मैं देखने को मिलेगा, तू, आप और वह, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इसमें जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, प्रतिदिन पढ़ने और आया करो। तो देखेंगे ये संयुक्त क्रिया है। जब वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे। सरल या साधारण वाक्य यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। तो इसमें देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा डी के साथ। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि मैं बघौच गया। तो देखेंगे इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश को अगर पढ़ा जाए तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पर समझना है, अच्छे से समझना है। प्रगतिवाद का संबंध जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण से है। इस भौतिक जगत को संपूर्ण सत्य मानकर उसमें रहने वाले मानव समुदाय के मंगल की कामना से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की गई है। जीवन के प्रति लौकिक दृष्टि इस साहित्य का आधार है और सामाजिक यथार्थ से उत्पन्न होता है, लेकिन उसे बदलने और बेहतर बनाने की कामना के साथ प्रगति कभी न तो इतिहास की उपेक्षा करता है, न वर्तमान का अनादर, न ही वह भविष्य के रंगीन सपने बुनता है। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांचते परखते हुए वह वर्तमान को समझने की कोशिश करता है और उसी के आधार पर भविष्य के लिए अपना मार्ग चुनता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना अनिवार्यतः विद्यमान रहती है। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित रहती है। वह अपने परिवेश और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव से प्रेरित होता है तथा जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गद्यांश थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे अगर क्वालिटी सही नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। चलेंगे प्रश्न की ओर, तब देखेंगे हम लोग आंसर को। प्रगतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है? तो इस गद्यांश से स्पष्ट ये होता है कि प्रगतिवादी जो कवि है वह प्रकृति से लगाव महसूस करता है। देखेंगे यहाँ पर प्रकृति में मैं जिस जीवन सक्रियता का आभास पाता है, तो यहाँ पर जो है प्रकृति और परिवेश के प्रति कवि का लगाव भी ध्यान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक क्या कहना चाहता है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। गद्यांश आपने पढ़ा होगा
तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं, सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर बताना है असत्य कथन। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इसमें जो सही जवाब होगा, जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रगतिवादी साहित्य का आधार है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। प्रगतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखता है। यहाँ पर देखेंगे जो प्रगतिवादी होता है, प्रगतिवादी कवि वह जो है जांचते परखते हुए वह जो है लिखते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्रगतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है, तो इसका यह कारण है कि प्रगतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच परख कर वर्तमान में लिखते हैं। ये प्रश्न हमने देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका जो है शीर्षक होगा आपका प्रगतिवाद, बी ऑप्शन सही होगा गद्यांश के हिसाब से। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे अतिधन आचार होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है अतिधन आचार अत्याचार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखित उत्तर दे सकें, अपने शब्दों को दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें या फिर उसे अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो सबसे सटीक सबसे सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला प्रश्न है बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी छात्रों को उस स्थल का भ्रमण करने के लिए प्रेरित करके। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यदि अध्यापक सेब के चित्र को दिखाकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यह किस कौशल से संबंधित होगा, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मौखिक कौशल। तो वाक्य बोलने को कह रहा है, लिखने को नहीं कह रहा है, बोलकर यानी प्रकट करना है अपने विचारों को। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवधि है। बताएंगे रामचरितमानस यह किसके द्वारा लिखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको जो है पूरा होने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। तो यह जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो ये जो है ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है मधुकर शाह, नाभादास, केशवदास या फिर भरत मुनि। तो ये जो नाट्यशास्त्र है यह रचना है भरत मुनि की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा
और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।